नमस्कार दोस्तों, फ्लूइडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। बेसिकली उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो है वो उसको काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहा है। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने फ्लूइडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट का जो हार्ट है, रिएक्टर रीजनरेटर सेक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात किया था। अभी इस सेक्शन में हम लोग जो फ्लू गैस है उसका फर्दर क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो रह गया था आरआर सेक्शन का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका प्रेशर बैलेंस। तो मैंने तो जो टेम्परेचर वाला जो वेरिएबल है उसके बारे में बात किया था, और उसके बारे में मैंने बताया था कि जनरली Rg2 का जो टेम्परेचर होता है, उसका डेंस बेड का टेम्परेचर होता है, वो जनरली 680 टू 720 डिग्री सेल्सियस रहता है। और Rg1 में जो डेंस बेड टेम्परेचर होता है, चूँकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड H3BO4 में ना कन्वर्ट हो, इसलिए इसको 650 के आसपास ही रखना पड़ता है। और रिएक्टर का जो आउटलेट टेम्परेचर है वो 5 से 15 डिग्री सेल्सियस। रेस्ट टेम्परेचर वो वेरी करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर 700 रहेगा तो इधर वेरी करेगा। तो ये तो हमने टेम्परेचर की बात की। प्रेशर कैसे रहता है इसके बारे में देखिए। प्रेशर जो है यहाँ पे प्रेशर जो है 1.3 kg के आसपास रहता है। यहाँ का प्रेशर जो है 1.9 से 2 kg रहता है, यानी Rg1 का प्रेशर 1.9 से 2 kg, इधर 1.3। और रिएक्टर का प्रेशर जो होता है ना, इधर रिएक्टर का प्रेशर होता है 1.8, 1.9, 1.7, इस तरह से प्रेशर रहता है। ठीक है, अब एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, हर एक जगह पे हर एक यूनिट का अलग अलग होगा। यहाँ पे जब प्रेशर, जब भी हम कोई भी यूनिट का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो जनरली हम लोग जो प्रेशर बोलते हैं उसका मतलब वो गेज प्रेशर बोलते हैं, यानी ओवर एंड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1.3 प्रेशर है, यानी एक्चुअली यहाँ पे 2.3 kg एब्सोल्यूट प्रेशर है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2 kg है इसका मतलब 3 kg एब्सोल्यूट प्रेशर है, और यहाँ पे अगर 1.8 है तो करस्पॉन्डिंगली आप सोच लीजिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे प्रेशर 1.3 है, यहाँ पे अगर 1.8 है अगर यहाँ का प्रेशर, तो ऑब्वियसली नीचे प्रेशर ज़्यादा ही होगा, से 2.5 हो सकता है। तो मतलब ऊपर से नीचे आने पे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि फ्लूइड का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। तो एक चीज़ आप देखो, अगर यहाँ पे 2.5 प्रेशर है, यहाँ पे 1.3 है, तो फ्लूइड का मूवमेंट इधर से इधर कैसे हो रहा है? ठीक है ना। तो फ्लूइड का मूवमेंट ऑब्वियसली इधर से उधर नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो फ्लूइड का मूवमेंट करने के लिए जो ये पाइप है ना, ये इसको स्टैंड, ये एकदम सीधी पाइप रहती है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर 1.3 के आसपास है, सपोज करना 1.3 के आसपास है। तो एक तो यहाँ पे एक जो कैटलिस्ट का लेवल होगा वो, अब प्लस ये जो स्टैंड पाइप है, यहाँ पे जो प्रेशर बिल्डअप होगा ना वो इस तरह से होगा, और इधर आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर घटेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे हो गया 2.2। तो इधर इस तरह से प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर हो गया अगर 1.3 तो यहाँ पे प्रेशर हो जाना चाहिए से 2.5, तभी तो एक डीपी मेंटेन होगा, फ्लो होगा। इसीलिए जो पाइप है ना, इसको स्टैंड पाइप बोलते हैं। स्टैंड पाइप होना जरूरी है, अदरवाइज इस वाल्व के क्रॉस जो डेल्टा पी अवेलेबल है होगा वो बहुत कम हो जाएगा। एनीवे, शायद बात समझ में आ गया होगा। तो ये प्रेशर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीजनरेटर प्रेशर कम कर दीजिए, आरसीएसबी का प्रेशर कम हो जाएगा, आपको आरसीएसबी ऑटोमेटिकली बंद होने लगेगा। सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने पे लो आरओटी पे फीड आउट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर इधर रिएक्टर का प्रेशर बहुत कम कर देंगे तो एचसीएसबी का डीपी बहुत कम हो जाएगा, दिक्कत। अगर रीजनरेटर का प्रेशर बहुत बढ़ा दे तो आरसीएसबी का डीपी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इस एचसीएसबी का डीपी घट जाएगा। एचसीएसबी का डीपी कैसे घट जाएगा? यहाँ का प्रेशर आपने बढ़ाया तो अल्टीमेटली यहाँ का भी प्रेशर बढ़ना है, क्योंकि यहाँ और यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तभी तो नीचे से ये Rg2 में जाएगा। तो यहाँ का भी प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया मतलब यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो इसके अक्रॉस डीपी निगेटिव हो सकता है। तो बहुत बैलेंस करके रखना पड़ता है, और ये बहुत अच्छा तरह से जो लोग ऑपरेट करते हैं उनको पता होता है कि कौन सा पैरामीटर चेंज करने से ये डीपी को हम लोग मैनेज कर पाएंगे। हम लोग को अब फ्लू गैस के बारे में बात करना है। ठीक है, काफ़ी ये हो गया। तो फ्लू गैस के बारे में अब बात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए अब ये Rg1 है, ठीक है, ये Rg1 है और ये है Rg2, ठीक है। अब यहाँ से भी फ्लू गैस बन रहा है और यहाँ से भी फ्लू गैस बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से जो फ्लू गैस बन रहा है उसमें CO है, पूरी तरह से CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो CO भी होगा, CO2 भी होगा, सॉक्स नॉक्स तो होगा ही, नाइट्रोजन अनबॉन्ड रहेगा, यहाँ पे रहेगा मोस्टली CO2 रहेगा, सॉक्स नॉक्स तो रहेगा ही, और नाइट्रोजन रहेगा। इस फ्लू गैस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो समझिए। इसको समझने के पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे प्रेशर आपको मेंटेन करना है 2 kg,
और अल्टीमेटली फ्लू गैस है जिसको हम एटमॉस्फेयर में स्टैक के थ्रू छोड़ देंगे, वहाँ पे तो प्रेशर 1 kg है। 1 kg यानी एब्सोल्यूट, यानी प्रेशर की बात किया जाए तो 0 kg है, क्योंकि हम लोग गेज में बात करते हैं। तो यहाँ पे 0 kg है और इस फ्लूइड को मूव करना है, यहाँ पे 2 kg है, तो इस फ्लूइड को मूव करना है यहाँ पे 0 kg। तो अगर डायरेक्टली फ्लू गैस को स्टैक में अगर कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे तो 2 kg प्रेशर मेंटेन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस पूरे सर्किट में मान लीजिए CO है, CO को कन्वर्ट करने के लिए आपने CO इंसिनरेटर लगा लिया, हीट के यूज करने के लिए CO बॉयलर लगा लिया, इसके बारे में अभी हम लोग आएंगे ही। बट ये सभी जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, हीट एक्सचेंजर और ये सभी, इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है। तो से 0 kg है तो ये सभी में प्रेशर ड्रॉप मिला के यहाँ पे प्रेशर हो गया 0.2 kg, ठीक है। तो फिर फर्दर यहाँ पे तो 2 kg मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये 2 kg प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जहाँ से ये प्रेशर कंट्रोल हो पाए। तो उसके लिए एक वाल्व लगा दिया, मान लीजिए एक वाल्व लगा दिया, इसको भी स्लाइड वाल्व भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 डिस्क का स्लाइड वाल्व होता है, इसलिए इसको डबल डिस्क स्लाइड वाल्व बोलते हैं। मतलब जनरली पहले वाला में स्लाइड वाल्व में क्या रहता है, एक ही डिस्क है वो आगे पीछे मूव कर रहा था, यहाँ पे 2 डिस्क है आगे पीछे मूव हो रहा है, इधर दोनों, तो वाल्व खुल गया, पास में आ गया, वाल्व बंद हो गया, तो 2 स्लाइड वाल्व हो गए। तो अगर ऐसा रखा जाएगा तो क्या होगा, इस स्लाइड वाल्व के क्रॉस जो है ना प्रेशर ड्रॉप बहुत हो जाएगा, 0.2 यहाँ पे 2, तो यानी स्लाइड वाल्व के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर स्लाइड वाल्व के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा तो स्लाइड वाल्व मोस्टली क्लोज रहेगा, तो इसमें क्या होगा, वो कैटलिस्ट पार्टिकल के कारण वो डिस्क इरोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर ड्रॉप कराने के लिए ना एक ओरिफिस चैम्बर्स होता है। ओरिफिस चैम्बर मतलब आप समझना कैसे काम करता है। फ्लू गैस लाइन में ओरिफिस चैम्बर रहता है, मान लीजिए फ्लू गैस लाइन आ रहा है, तो एक ये मोटा सा ही लाइन है, समझिए ये मोटा सा लाइन है, तो उसमें क्या है, बहुत सारा डिस्क लगा दिए हैं प्लेट जैसा ही, और प्लेट में बहुत सारे छेद लगा दिए हैं, छेद कर दिए हैं। तो फ्लू गैस को इन छेद के थ्रू ही पार होना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसमें अगर प्रेशर ड्रॉप हो गया तो यहाँ तक मान लीजिए प्रेशर 0.2 था, तो यहाँ पे प्रेशर ओरिफिस चैम्बर के बाद यहाँ पे प्रेशर हो सकता है 1.8 हो जाए, और डबल डिस्क स्लाइड वाल्व के क्रॉस 0.2 ड्रॉप होकर 2 kg आ गया। तो डबल डिस्क स्लाइड वाल्व की ओपनिंग एक सफिशिएंट रहेगी, क्या वाल्व इरोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप बोलोगे ये तो एनर्जी लॉस करना हुआ, एक तरह से प्रेशर का आप लॉस कर रहे हो ओरिफिस चैम्बर में, तो ये तो एनर्जी लॉस हुआ ही। बात सही है, एकदम सही बात है, एनर्जी लॉस हुआ। तो छोटे छोटे यूनिट में इतना एनर्जी लॉस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगा। बट अगर यूनिट बहुत बड़ा है और वहाँ पे फ्लू गैस क्वांटिटी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे ये एनर्जी लॉस ना हो, इसके लिए एक जो है ना हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे आपको पता है ना कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन से फिर फर्दर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या फिर उसको टरबाइन से हम लोग आप कोई कंप्रेसर या ब्लोअर भी चला सकते हैं। तो वही करते हैं, 2 तरीके, या तो ओरिफिस चैम्बर लगाओ, अगर छोटा मोटा यूनिट है तो उतना आपके पास कैपेसिटी नहीं, या फिर बड़ा यूनिट है तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी फ्लू गैस आया है रीजनरेटर से, मान लीजिए फ्लू गैस है ना, उसको फिर एक 3rd स्टेज सेपरेटर में ले जाते हैं। 3rd स्टेज सेपरेटर में इसलिए ले जाना पड़ता है, 3rd स्टेज सेपरेटर में इसलिए ले जाना पड़ता है क्योंकि इसका जो आउटलेट है ना, इसका आउटलेट हम लोग को ले जाना है एक एक्सपैंडर में। एक्सपैंडर आप समझिए कि टरबाइन हो गया, टरबाइन टाइप का, जो कि इस गैस से चल रहा है। तो इस एक्सपेंडर में अगर आप ले जा रहे हो ना, तो इसका ब्लेड होगा, टरबाइन जैसा ब्लेड होगा, और उस टरबाइन में अगर कैटलिस्ट पार्टिकल जाएगा तो ब्लेड जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए 3rd स्टेज सेपरेटर में ले जाते हैं। मतलब एक स्टेज में प्राइमरी साइक्लोन, 2nd स्टेज सेकेंडरी साइक्लोन, फिर 3rd स्टेज में फर्दर सेपरेट करते हैं कैटलिस्ट को। और इसमें भी बहुत छोटे छोटे बहुत सारे साइक्लोन्स ही रहते हैं, और सेपरेट होने के बाद ये जाता है एक्सपेंडर में। अब एक्सपेंडर में क्या होगा कि एक्सपेंडर जो है अल्टीमेटली फिर मोटर जनरेटर से कनेक्ट हो सकता है, या फिर ये डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, आपका एयर ब्लोअर से भी कनेक्ट हो सकता है। और उस एयर ब्लोअर को स्टार्ट करने के लिए आप एक स्टीम टरबाइन से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप समझ गए ना कि जो एयर का रिक्वायरमेंट था आपने इस फ्लू गैस की एनर्जी से ही एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हो सकता है कि एक्सपेंडर इतना पावरफुल नहीं हो, तो आपको साथ साथ एक टरबाइन भी चलाना पड़े, या फिर जब यूनिट बंद है तब तो आपको टरबाइन से ही एयर देना पड़ेगा, तो एक टरबाइन से भी कनेक्ट कर लिया। तो ये आप समझेंगे ना, ये पूरा मैकेनिज्म कैसे है। अब जो चाहे इस मैकेनिज्म से फ्लू गैस बाहर निकला, चाहे ओरिफिस चैम्बर से फ्लू गैस बाहर निकला, दोनों ही तरीका से जो फ्लू गैस बाहर निकला, उसमें अभी प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम एक तो ये है कि अगर वो मतलब पार्शियल कंबसन मोड रीजनरेटर से निकला है तो उसमें CO है, उस CO को एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते। एक
अगर पार्शियल कंबसन नहीं या 2 स्टेज रीजनरेटर है तो उसमें Rg1 जो होता है वो पार्शियल कंबसन मोड में ही रहता है, तो उसको भी CO को ट्रीट करना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, फ्लू गैस को हम लोग को CO इंसिनरेटर में ले जाना पड़ता है, जहाँ पे एयर दे करके CO को CO2 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एयर दे दिया, CO को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हमारा Rg1 से जो फ्लू गैस है उसका। अब Rg2 से जो फ्लू गैस है वो तो मोस्टली CO2 ही है, ये दोनों मिल गया। ठीक है, फ्लू गैस फ्रॉम Rg2 ये आ गया। अब क्या है कि दोनों CO2 है मोस्टली। ठीक है, प्रेशर वाला काम आपने कर लिया तो ओरिफिस चैम्बर में नहीं तो एक्सपेंडर पे। लेकिन अभी हीट का इशू है, 700 डिग्री सेल्सियस का फ्लू गैस है। यहाँ पे भी Rg1 में भी 650 डिग्री सेल्सियस, इस 680 इतना हाई टेम्परेचर का फ्लू गैस, काफ़ी हीट एनर्जी है, उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ देना कोई समझदारी की बात थोड़ी होगी। तो क्या करते हैं, CO बॉयलर में ले जाते हैं। CO बॉयलर बोलते हैं, एक्चुअली बॉयलर ही है लेकिन यहाँ पे अप स्टीम इस तरह से चीज़, इसलिए CO बॉयलर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, BFW देंगे और स्टीम जनरेट कर लेंगे, बढ़िया हीट का यूटिलाइजेशन हो गया। और FCC का इकोनॉमिक्स ऐसा है ना कि ये स्टीम जनरेशन अगर आप पूरा बंद कर देंगे ना तो FCC का बहुत सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से पूरा सर्किट है ना कि CO बॉयलर का बाईपास करते दिक्कत है, क्योंकि ये जो BFW है, BFW का प्रीहीट भी मेन फ्रैक्शनेटर का जो पंप अराउंड है उसी से गर्म कर लिया। तो BFW को गर्म करने के लिए भी अलग से कुछ यूज में नहीं है। नॉर्मल जो बॉयलर होते हैं TPS OPS का, तो उसमें तो आपको फ्लू गैस और ये सब को मैंने यूटिलिटी का जरूरत पड़ता है, बट यहाँ पे BFW प्री हीट हो गया है प्रोडक्ट से ही, और फिर उसके बाद स्टीम बना लिया, मस्त बढ़िया काम हो गया। अब इस फ्लू गैस का क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर घट जाता है, करीब करीब 200 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। फर्दर क्यों नहीं घटाते, क्योंकि फर्दर घटाने से फ्लू गैस में जो सॉक्स होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, और वो SO2 और वाटर वेपर जो भी कैरी ओवर हुआ है Rg1 से वो H2SO4 बना के एसिड कोरोजन हो जाता है, तो इसलिए वो लो टेम्परेचर तक हम नहीं ले जा पाएंगे। तो आपको इसी को हमको एटमॉस्फेयर में छोड़ना है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली छोड़ने में चूँकि साइक्लोन्स जो है वो 100% एफिशिएंट तो है नहीं, कैटलिस्ट पार्टिकल तो कुछ ना कुछ कैरी ओवर होकर आता ही है। डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो पूरा एटमॉस्फेयर में डस्ट फैल जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या करें, एक तो ये, अगर आपने एक्सपैंडर भी लगाया तो उसमें फर्दर एक सेपरेशन हुआ है। ठीक है, तो वहाँ तो कम और चांस है, अदरवाइज तो बहुत चांस है। तो इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, 2 तरीके से सेपरेशन होता है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में ले जाते हैं जहाँ पे कैटलिस्ट पार्टिकल को सेपरेट कर लिया जाता है, या फिर उसका वेट स्क्रबर में ले जाते हैं जहाँ पे पानी की मदद से कैटलिस्ट को सेपरेट कर लिया जाता है। अब ये जो पानी की मदद से कैटलिस्ट जो सेपरेट किया जाता है ना, वो एक कंपनी है जिसका नाम बेल्को है, उसने अपने नाम पे ही बेल्को यूनिट बोलते हैं, और बहुत जगह पे ये यूनिट है भी, यहाँ पे पानी की मदद से फ्लू गैस का स्क्रबिंग होता है। तो उसमें कैसे होता है, ये फ्लू गैस का जो स्क्रबर होता है वो बेसिकली ऐसे होता है, एक स्क्रबर है यहाँ पे, समझना। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि वाटर सर्कुलेशन में रहता है, एक पंप के थ्रू बहुत सारे इसमें नोजल्स होते हैं, रिंग्स होते हैं। तो आप समझना कि स्प्रे टावर जैसा ही है, मतलब फ्लू गैस जो है ना नीचे से जो घुस रहा है, जहाँ से एंट्री हो रहा है उसके ऊपर रहेगा। तो फ्लू गैस नीचे एंट्री हुआ फ्लू गैस, और उस फ्लू गैस एंट्री हुआ और ऊपर से बहुत सारे नोजल्स हैं, मतलब अंदर जाके नोजल है जहाँ पे फुहारा, पानी का फुहारा हो रहा है, समझना। तो पानी का फुहारा हो रहा है तो फ्लू गैस में के जो कैटलिस्ट पार्टिकल है ना वो पानी के साथ नीचे आ जाएंगे एब्जॉर्ब होकर के। ठीक है, तो इसको स्क्रबर भी बोलते हैं, वेट स्क्रबर यूनिट, स्क्रब आउट करके निकल गया और फ्लू गैस इधर से बाहर निकल गया। अब ये फ्लू गैस में क्या होगा ना कि पानी के साथ कुछ फ्लू गैस वेलोसिटी के कारण वाटर ड्रॉपलेट भी लेकर चला गया हो और कुछ कैटलिस्ट पार्टिकल फर्दर रह गया हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और काम होता है, इसमें जो SO2 होता है ना वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो यानी पानी जो है एसिडिक हो गया। तो इसलिए इसमें बेल्को में क्या करना पड़ता है, कॉस्टिक का एडिशन करना पड़ता है, ताकि नहीं तो बहुत pH कम होकर कोरोजन हो जाएगा, तो कॉस्टिक एडिशन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि फर्दर हम लोग को फिर फिल्टर मॉड्यूल्स में जाता है, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, उस फिल्टर मॉड्यूल्स में गया और उसके बाद जो वाटर पार्टिकल्स जो चला कैरी ओवर होके आ गया उसको साइक्लो लैब में ले जाते हैं, वहाँ से वाटर पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर लिया और ये अल्टीमेटली फिर स्टैक में चला जाता है। ठीक है,
तो ये स्टैक में चला गया। अब आपने देखा होगा, कभी कभी रिफाइनरी देखा होगा, उसमें देखना एक बहुत बड़ा स्टैक होता है और उसमें कंटिन्यूसली स्टीम निकलता रहता है, वो यही है। और वाटर पार्टिकल थोड़ा सेपरेट होता है, फिर भी फ्लू गैस के साथ जो हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से जो स्टीम बन गया, वो स्टीम तो नहीं सेपरेट होगा, वाटर पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा, तो स्टीम फर्दर वो बाहर निकलता है। स्टीम के साथ CO2, सॉक्स, नॉक्स और आपका सॉक्स का बहुत सारा पार्ट एब्जॉर्ब भी हो गया, बट फिर भी जो अनएब्जॉर्ब रहा वो और नाइट्रोजन निकल जाता है। तो ये तो पूरा कहानी हो गया। अब इधर जो कैटलिस्ट जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वापस पंप ले करके सर्कुलेट करते रहे हैं, लेकिन ऐसे करने से तो वाटर में कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते रहेगा, इसलिए एक पर्ज निकालना पड़ता है, ठीक है, ताकि कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़े नहीं। अब इस पर्ज को फिर एक पर्ज ट्रीटमेंट यूनिट में ले जाते हैं। अब उस पर्ज ट्रीटमेंट यूनिट में वाटर से कैटलिस्ट को निकाल देते हैं। कैटलिस्ट को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको पहले क्लैरिफायर में ले जाते हैं। एक क्लैरिफायर होता है जहाँ पे सेटलिंग करने का टाइम दे देते हैं। कैटलिस्ट नीचे सेटल हो गया, पानी ऊपर से आ गया। पानी को फिर उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पूरा करने के लिए उसको ऑक्सीडेशन टावर में ले जाते हैं, जहाँ पे एयर दे करके उस पानी का केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पूरा कर देते हैं, और फिर अल्टीमेटली उसको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP में भेज देते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये फ्लू गैस साइड वाला सर्किट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसका प्रोडक्ट सर्किट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि जो रिएक्टर वेपर से जो प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग फिर फर्दर कैसे सेपरेट करते हैं। उसके लिए मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम होता है और एक पूरा एक गैस कंसंट्रेशन सेक्शन होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।